नाउ वी आर लाइव। हम लोग जो है इस समय लाइव हैं और नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर श्रीकांत जी, श्रीकांत वैष्णव जी। मैं श्रीकांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बारे में अपना परिचय दें, जिससे जनता उनको ठीक ढंग से जान सके, उनकी शख्सियत को पहचान सके। तो मैं यह भार जो है मिस्टर श्रीकांत के ऊपर ही सौंपता। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्रीकांत वैष्णव है। मैं मध्य प्रदेश से हूं और संपूर्ण राष्ट्र में बतौर राजनीतिक सलाहकार, बतौर रणनीतिकार मैं काम करता हूं और बहुत सारे जन संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं और उनका फॉर्मेशन भी मैंने ही कराया है, जिसमें से बहुत सारी सिविल सोसाइटियां शामिल है, जिसमें समाज के हर वर्ग और हर तबके के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, आदिवासी, शोषित, दलित, वंचित। धन्यवाद। आज का चर्चा का विषय था कि कैसे 21 लक्ष्यों के साथ यह देश महापरिवर्तित होगा। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपने शायद इस बारे में कुछ सोचा होगा, आपने इसका डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, आपने शायद वो वीडियोज भी देखे होंगे जिसमें मैंने अपनी भाषा में समझाया है कि इन 21 लक्ष्यों से कैसे भारत में महापरिवर्तन आएगा। तो इस बारे में आपने जो पढ़ा, जो जाना, वो अपने शब्दों में जो है आप रखिए और फिर आपके जेहन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी आप रखिए। बिल्कुल, वो भी हो सकता है और हम एक बेहतर संवाद भी कर सकते हैं। और ये मैं आशा करता हूं कि टू वे प्रोसेस रहेगा कि हम दोनों एक चर्चा कर पाएंगे, जिसका लाभ जनमानस को बहुत ही सुचारू रूप से मिल पाएगा। अब बात करते हैं महापरिवर्तन की। तो महापरिवर्तन की जो जवाबदेही है और जो आवश्यकता है, वो हर भारतीय को प्रतीत होनी चाहिए, उसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए, तब जाकर के यह बात हम क्रियान्वयन में ला सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत के नागरिक हैं, जो जागरूक संविधान के जागरूक नागरिक है, और ऐसे जो लोग हैं जो भारत में सुजलाम और सुफलाम स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय से हो, संप्रदाय से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, लिंग, वेद, भाषा से हो, परंतु लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए कि हम भारत को अधिक से अधिक कैसे समृद्धशाली बना सकते हैं, कैसे एक समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, और इसमें हम कितना योगदान दे सकते हैं, ये बात हमारी चर्चा में शामिल होना चाहिए। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आई कैन सी। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है और मुझे आपको लगता मेरा है नेटवर्क का ठीक भी इशू है। नहीं, आपको मेरा ठीक मैं आपको ऑडियो नहीं मिल सुन पा रहा रहा है? हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आई कैन सर्टेनली हियर यू। एक सेकेंड, आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहा हूं मैं। नहीं, आप ना मुझे देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। केवल सुन पा रहा हूं मैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं लेकिन स्क्रीन पे तो मैं दिख रहा हूं। अ, एक काम कुछ करता हूं। ये भी गड़बड़ी कुछ हो रहा है आपका। एक सेकेंड।
अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। आपका जो स्क्रीन है वो स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मैं कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था, जी। संभवतः मे बी द रीजन। और यदि मैं ऐसा कर दूं तो कैसा रहेगा? स्क्रीन क्या 2000। आपसे बहुत दूर है आपसे? नहीं नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग का स्क्रीन मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आपका आपका स्क्रीन और हमारा स्क्रीन कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम लोग अब जो है, स्पष्ट हुआ है। हाँ, हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेम में हैं, लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई तकनीकी कारण है। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पूरी बात समझ के आपके जेहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, जिससे आपकी इस बारे में क्लियरिटी बढ़े। आपके जेहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो। हेलो, 1 2 3 1 2 3। आपको मेरी आवाज आपका माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो, 1 2 3 1 2 3। मेरे ख्याल से कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। देयर सीम्स टू बी सम नेटवर्क इशू। हम डिवाइस बदल के देखते हैं। चूंकि मुझे देखा नहीं जा पा रहा है, और मिस्टर श्रीकांत जी नहीं जुड़े हुए हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि इस बारे में क्या हम ठीक ढंग से वो विवेचन कर सकते हैं जो किसी कारण से मिस्टर श्रीकांत जो नहीं जुड़ पाए हैं। हम उनकी, जब तक वो जुड़ते हैं तब तक क्या हम इस विषय को, चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप
इस वीडियो की लिंक में जाइए, इसमें 4 डॉक्यूमेंट और 3 वीडियो दिए गए हैं। पार्ट 1 में समझाया गया है कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य क्या हैं। ऐसे ही 21 वो विधाएं बताई गई हैं जिसके माध्यम से ये देश बदल जाएगा, हम बड़ी आसानी से संगठित हो पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन 21 लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अच्छा होगा। मैं नटसेल में इतना जरूर बताऊंगा कि ये इन 21 लक्ष्यों से देश महापरिवर्तित हो सकता है। इसका सबसे पहला लक्ष्य है गुलामों के जो नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, हमें अब समय आ गया है कि हम उससे बाहर निकलें। अंग्रेजों ने 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, इस उद्देश्य से नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था का खाका बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को अपमानित करना, भारतीयों को उत्पीड़ित करना, भारतीयों का शोषण करना, भारतीय लोग प्रक्रिया में उलझ जाएं, बर्बाद हो जाएं और उन्हें न्याय ना मिले। अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, उसका भी यही उद्देश्य था। यह व्यवस्था लाटसाबी थी। आज इस लाटसाबी व्यवस्था के सामने हर भारतीय नागरिक पूरी तरह से असहाय है। इस लाटसाबी व्यवस्था के तहत जो लोगों की विधिक जिम्मेवारी है, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा। लिहाजा आप जाइए थाने में, थाने की विधिक जिम्मेवारी है कि आपके साथ अपराध हुआ है तो उसका संज्ञान ले। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, वहीं राजनीतिक दबाव में या पैसे के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठी और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज होती है। पटवारी जानबूझ के गलत नापतोल करता है और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और लोगों को बरसों बरस जो है इस व्यवस्था से उत्पीड़ित होना होता है, और जो वो जानबूझ के गड़बड़ी करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है और आम आदमी उसमें पिसता रहता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को जो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जो कि 1870 पेज की थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था क्या है। भारत 18 विधाओं में महाप्रकांड है। इसके ओपनिंग रिमार्क में कहा गया था कि हम भारत के कोने कोने का हमने भ्रमण किया, हमें भारत में एक भी गरीब या भिखारी नहीं मिला। यह सोचने का विषय है कि 2 फरवरी 1835 से 15 अगस्त 1947 के बीच में ऐसा क्या शोषण किया गया कि जहां पर एक भी भिखारी नहीं था, जहां पर एक भी गरीब व्यक्ति नहीं था, वहां लाखों लोग 2-2 भुखमरियों से में काल कलवित हो गए। यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, यह बेहद ही आसान है। आपका जो हुनर था,
उसे कुंठित किया गया, आपको लगान और बाकी चीजों से निचोड़ दिया गया, आपको टैक्सेशन में निचोड़ दिया गया, आपको रॉ मटेरियल पैदा करने वाली मशीन बना दिया गया और आपके ही रॉ मटेरियल से सामान बनाकर आपको ही बड़ी कीमतों में बेचा। अब सवाल उठता है कि भारतीय अपने ही शिक्षा, अपने ही बारे में एक अच्छी धारणा ना रखें, इस उद्देश्य से जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, वह शिक्षा व्यवस्था जो कि इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत लाई गई थी, वह आज भी हमारे ऊपर आरोपित है। हम गुलामों का नियम कानूनों से ही अभी 75 साल बाद भी चल रहे हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें पार्टी तंत्र ने हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, आज हमारा जो राजनेता है, ये राजनीतिक पार्टियां उनको अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित और अपराधियों को टिकट देती हैं और टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लेती हैं और जीतने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च कराती है। हर पार्टी दारू बांट रही है, पैसे बांट रही है, साड़ी बांट रही है और अन्य सामान बांट रही है, और ये सब बांटना आज की डेट में भी अपराध है। लिहाजा यह राजनेता अपराध करके मूर्ख बनाकर जीत रहे हैं और सबसे बड़े कष्ट की बात है कि ये हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। लिहाजा यह बात समझना होगी कि अल्टीमेटली प्रजातंत्र कहां है। जो व्यक्ति जैसे भी हो हमारे वोट से चुना जा रहा है, क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो हमारी बात कह रहा है, या पार्टी भिप से बंधा हुआ एक बेहद ही असहाय व्यक्ति है जो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी हिम्मत और औकात नहीं है कि वो पार्टी तंत्र से हटकर बात करे। लिहाजा ये जरूरी है कि हम कैसे यह जरूरी है कि हम कैसे ये बेहद जरूरी है कि हम कैसे एक समृद्ध भारत को पैदा करें, कैसे जो रासायनिक विष, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, नकली दूध के रूप में आप पर थोपा जा रहा है, जिसके कारण कैंसर कारित हो रहा है। यदि हम अपने अभियान में सफल नहीं होते हैं तो 2029 तक इस देश की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी, ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित हो जाएगी। जब हर 3 भारतीय में से 2 भारतीय अस्पताल में कैंसर से पीड़ित होकर कीमोथेरापी आदि करा रहे होंगे, उस समय जो तीसरा भाई है, तीसरा व्यक्ति है, वो उसे अटेंड करना होगा और करना पड़ेगा। और हमारे संस्कार जो है कहते हैं कि हम अपने बीमार भाइयों को ऐसा नहीं छोड़ सकते। तब जो है 99% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैंसर जैसी विविधता से जूझ रही होगी, तब हमारा स्तर कैसा होगा।
हमें पेड़ों की संख्या बढ़ाना होगी, गायों की संख्या 10 गुना करना होगी, हमें पानी को अंदर अवशोषित कराकर पानी को पुनः 8 फीट पर लाना होगा और जो रासायनिक विष है उसको हटाना होगा। ऐसे 21 महालक्ष्यों से यह देश परिवर्तित हो जाएगा, जहां मॉडल की दम पर किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और जो श्रमजीवी लोग हैं, जिनको हम गरीब नारायण भी कहते हैं, उनकी आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसा परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, आज उसे 2 जून का खाना मिलेगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, उसे प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा, पहनने के लिए वस्त्र, और यदि उसे आचार व्यवहार करने की समझ नहीं है तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और इनमें से कोई भी चीज मुफ्त नहीं दी जाएगी। और ऐसे परिवार की आमदनी 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह होगी और उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह। जो रासायनिक विष है उसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाएगा। हम कैंसर और ऑटोनोमस जैसी बीमारियों की विभीषिका से बाहर निकल सकेंगे। हमारे खाद्यान्नों में हम प्रोसेसिंग के दौरान फार्मर प्रोड्यूसर्स ग्रुप के माध्यम से उसमें निरोगी और दीर्घायु करने वाली जड़ी बूटियों के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे भारतवासी निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। सभी भारतवासियों का एनुअल मेडिकल चेकअप हो पाएगा। वह जो है योगा से लेके हर चीज को करते हुए एक निरोगी और दीर्घायु जीवन जी पाएंगे। ऐसे 21 महालक्ष्यों से यह देश परिवर्तित हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मैंने जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में 2 वीडियो लगाए हैं जिसमें विस्तार से 21 लक्ष्यों को समझाया गया है, उसे आप जरूर देखिए और हमें इन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए बहुत आसान उपाय आपको बताया गया है कि आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें और 9 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा। कल जब हम संगठन पर चर्चा करेंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे हम व्यक्तियों की सूची बनाएंगे, कैसे हम जो आज ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं उनके पैरेलल में उसी संगठन का फॉर क्राइम फ्री भारत पैदा करेंगे, कैसे हम प्रोफेशनल जो जनरल प्रोफेशंस हैं जिसमें किसान, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और श्रमजीवी लोग हैं, उनका कैसे संगठन क्रिएट होगा, महिलाओं का भी इन चारों ग्रुप का संगठन कैसे क्रिएट होगा, और जो प्योर प्रोफेशनल ग्रुप हैं जिसमें कि आप कहेंगे कि शिक्षक है, वकील है, ये सब लोग आएंगे, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन सबके जो ऑलरेडी संगठन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी का पैरेलल संगठन बनाया जाएगा और उसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से 9 दिन में वो चमत्कार कर सकेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल जो है आप जुड़िए और आप जो है विस्तार से समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या करना होगा जिससे आपके और आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिल सके। आज हम इस संवाद को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।